हाँ, तो आज ही अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। 2 वीडियो इसके बने थे, 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बता दूं, बहुत ही शानदार ऑथेंटिक नोट्स आपको मिल रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको लेना है। और 101% इस संडे को अपना इस संडे को अपनी SST कंप्लीट हो जाएगी। और इतने शानदार नोट्स, ऑथेंटिक नोट्स आपको मिल गए, इनका बेनिफिट लेके टारगेट ही रखना है कि SST में 100 में से 100 लाना है, ठीक है। 100 में से 100 की टारगेट लेके चलोगे तो कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी 100% आपके मार्क्स आएंगे। बस आपको करना क्या है, रेगुलर स्टडी करनी है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 4 बजे उठ जाओ, 4:30 4:15 जैसे भी उठो 4 बजे उठो। ऑटोमेटिक फिर रूटीन जब बनेगा नींद नहीं आएगी, टुकड़ों में नींद ले लो, 2 घंटे 4 घंटे सो जाओ, फिर सो, इस तरीके से मतलब मस्त वाला पढ़ो। और स्कूल का आप देख लो, वैसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लेना। होमवर्क पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। होमवर्क आपको बेफिजुल में ऐसा खुश होकर होमवर्क नहीं करना है, टाइम मिले तब करना है। होमवर्क के लिए स्पेशल टाइम नहीं देना है, स्टडी को पहले टाइम देना है, पहले लर्न करना है, उसके बाद होमवर्क करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, होमवर्क में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप स्कूल तो डेली जा रहे होंगे, खूब खुश होंगे, स्कूल चले गए, 6-7-8 घंटे उधर बीत गए, आके होमवर्क कर लिया। ये सोचो कि एग्जाम तो मेम होने वाले हैं, क्या लिखोगे, होमवर्क की कॉपी लेके जाओगे एग्जाम वहाँ पर? होमवर्क की कॉपी कोई नहीं पूछेगा वहाँ एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मेलिटीज़ है, कर दो, लेकिन उतना लोड नहीं लेना, पहले स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें, ये 6 नंबर का चैप्टर है, लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या होगा कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके आएगा वो ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को 6 नंबर का दे देगा, ऐसा पैटर्न नहीं है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, पूछेगा 6 नंबर का है, लेकिन उसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दे देगा। 3 क्वेश्चन का मतलब एक बड़ा क्वेश्चन 6 का, उसमें 3 पार्ट कह देगा। WHO के बारे में लिखो, स्वदेशी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखो, ठीक है। जैसे स्वदेशी 2 का दे दिया, WHO 2 का दे दिया, ऐसे ही 1-2 का और दे दिया, इस तरीके से दे सकता है। या फिर स्वदेशी तो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर में भी, तो स्वदेशी 4 का दे दिया, एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, तो WTO दे दिया, तो WTO दे दिया और स्वदेशी दे दिया, ये 6 का दे दिया। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ WTO ही 6 का दे देगा, है ही नहीं WTO 6 नंबर का आपके कोर्स में, कहाँ से लिखोगे, 3-4 लाइन के अलावा कुछ है ही नहीं। ये बातें आपको समझनी, ठीक है। और मैं एक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखो, और टेस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है, ऑनेस्ट ईमानदारी से टेस्ट को देना है। अगर मार्क्स कमाते हैं, फ्री टेस्ट दे लो खुद ही, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, मैं बात करता हूँ, आपके कोर्स में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मैंने बनाया है कि WTO की स्थापना कब हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो WTO का फुल फॉर्म क्या है, तो W का मतलब वर्ल्ड, T का मतलब ट्रेड, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व, वर्ल्ड का मतलब विश्व, T का मतलब ट्रेड का मतलब व्यापार, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 1 जनवरी 1995 को, यानी कि 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अलग अलग पूछ सकता है, फुल फॉर्म कब बना वो भी पूछ सकता है, और उसके अलावा इसके फंक्शंस यानी कि कार्य क्या है, क्या करता है WTO। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो वही है कि देखो, ये राष्ट्रों के बीच का मतलब है 2 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में जो व्यापार के जो रूल्स हैं, जो नियम है, उनको नियमों को निर्धारण करता है, और उनका नियमन का मतलब उनकी देखभाल करता है। अब मेरी बात सुनना, इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशंस। जैसे ऐसा कह दिया कि अगर एक देश, भारत, अगर USA के साथ व्यापार करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो WTO क्या कर देगा कि उस पर कुछ नियम और शर्तें रख देगा कि आपको ये करना है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना नहीं देना पड़ेगा, इन पर ये चीज़ टैक्स फ्री है, मतलब कुछ रूल्स है। उसका कोऑर्डिनेशन यानी कि उसकी जो देखभाल करता है वो WTO करता है, और जैसा WTO कहेगा वैसा ही होगा, और वो सबको मानना पड़ेगा एक दूसरे को, जब भी कोई देश आपस में व्यापार करते हैं उन सबको, ठीक है। ओके, फिर है ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, ये बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन और नियंत्रण का कार्य करता है, यानी कि इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, बहुपक्षीय मतलब अलग अलग पक्षों वाले, जैसे कि USA, चाइना, इंडिया अलग अलग पक्ष ले लेगा और उन सब का कंट्रोल करेगा। हो सकता है वहाँ की, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पैसों रुपया भी, हमारे यहाँ पर रुपये की अलग कॉस्ट है, USA में डॉलर का अलग, मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन आपस में जो नहीं बैठ रहा, उन सब पे कॉम्बिनेशन में बिठाने का काम भी यही करेंगे। अलग अलग जो सभी के पक्ष लेंगे, उन पक्ष के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, ठीक है। वो सब बातें हैं। और
ये अपने सदस्य राष्ट्रों के जो सदस्य राष्ट्र हैं एक दूसरे के व्यापार होता है क्या है, सदस्य राष्ट्र जैसे आपने देखा होगा कि अपना भारत तिब्बत के बीच में जो विंटर आपने देखा होगा जगह जगह वो मार्केट लग जाते हैं जिसमें ये स्वेटर हैं, जैकेट है, ये सब वो तिब्बती मार्केट उसे बोलते हैं, क्योंकि हमारे और तिब्बत के बीच में ये एक साझेदारी की हुई, एक पार्टनरशिप की हुई एक ट्रेड कि आप इतने महीने तक हमारे भारत में आके ये चीज़ें बेच सकते हो। मतलब है क्या कि वो हमारा एक सदस्य राष्ट्र हो गया, मतलब जिसके साथ अपन बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो हमारा सदस्य राष्ट्र हो गया। ठीक है, उन सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौते जो भी हमारे एग्रीमेंट उनके बीच में हो रखे हैं कि 10 साल तक आप भारत में व्यापार कर सकते हो, वो सब बातें समझौतों या फिर कोई विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। अब ये बात मैं बताता हूँ, ये जो बात लिखी होती है ना उपयुक्त मंच प्रदान करना, इसका मतलब ये है कि आपने कभी देखा होगा जब कोई 2 या 3 आदमी बैठ के कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जैसे कोई दो जनों ने कोई शर्त लगाई, तो दो जनों ने अगर कोई शर्त लगाई तो वो कहेगा कि भाई अपन दोनों शर्त लगाते हैं, तीसरे बंदे के पास में इतना इतना जो भी हमारी शर्त होगी उसके सामने रख देते हैं। मतलब कि वो हमारे लिए एक सबूत हो जाएगा कि जैसे सपोज मान लो कि 2 जनों ने अगर 100 रुपये की शर्त लगाई है ना, तो इसने भी 100 रुपये दे दिए, इसने भी 100 रुपये दे दिए, और थर्ड जो पार्टी बनेगी उसके पास 200 रुपये, दोनों 100 रुपये जमा करा दिए। अब जो भी जीतेगा उसको 200 रुपये मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब वही चीज़ ये है कि अगर इनके बीच में कोई विचार विमर्श होगा, कोई 2 देशों के बीच में ट्रेड करने का, बिजनेस करने का, व्यापार करने का, तो WTO एक मंच है। मतलब WTO ऐसा मान लो एक ऑफिस है, उसमें जाके अपन बैठ जाएंगे, 2 देश आपस में वहाँ पर एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, वहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे। अब उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो WTO के कागज पर ऐसा मान लो कि उसके एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर हो गए, दोनों देशों को उसको मानना ही पड़ेगा। अगर भारत ने तिब्बत को कह दिया कि आप 10 साल इंडिया के व्यापार कर सकते हो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि WTO पे वहाँ पर सिग्नेचर हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, बस शर्तें तो उसको फॉलो करनी पड़ेगी तिब्बती लोगों को। ठीक है, ये सब बातें। फिर है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में व्यापार संबंधी कोई विवाद अगर हो जाए तो सब कुछ, वो तो मैं बता रहा हूँ, वहीं जिनके सामने शर्त हुई है उन्हीं के सामने निपटारा होगा, तो वहीं जाकर निपटारा किया जाएगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में वेरियस नेशंस के बीच में, उनको सेटल्स करेगा ये। ठीक है, यानी कि इट ऑल्सो सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस नेशंस। वहाँ पर जाके इनको समाधान किया जाएगा कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, और जो WTO कहेगा वो मान्य होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको लिखना है। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये, और ये 4 मार्क्स में बनेगा। अभी इतना मैंने लिखा है, एक बोर्ड जितना और लिखा दूंगा, वो पूरा आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिख के आना है। अब इस क्वेश्चन में भी अलग अलग मीनिंग है। अगर ये 1 मार्क्स इतना सा आ जाए 1 मार्क्स में कि स्वदेशी जो है उसका मीनिंग क्या है, तो स्वदेशी का मतलब होता है स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, मतलब हमारे देश का या स्वयं के देश का। समझ पा रहे हो? स्वदेशी शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं के देश का, मतलब हमारे देश में बना हुआ स्वदेशी। आपने देखा होगा जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उस टाइम पर गांधी जी वगैरह ने सब ने स्वदेशी की भावना लोगों में जागृत करी थी। चरखा कातने का गांधी जी ने काम किया था कि आप उनके बाहरी कपड़े मत पहनो, खुद ही यहीं अपने बना के कपड़े पहनो। ये सब बातें मतलब स्वदेशी, इंडिया का इंडिया में, भारत का भारत में, भारत के लोगों के लिए सब कुछ। ठीक है, अपना, तो ये ध्यान रखना। तो स्वदेशी का मतलब है स्वयं के देश का, और स्वदेशी के उदाहरण है स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में, अब ये पॉइंट बना बना के लिखना है। ठीक है, तो स्वदेशी के उदाहरण स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं की और सेवाओं को अपनाई जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित पर बल देती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है कि स्वयं के देश की कंपनियां, स्वयं के देश के उद्योग और देश में ही उत्पादित होना चाहिए, मेड इन इंडिया। ठीक है, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी लेज एम्फेसिस ऑन यूजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच वन मेड बाय इंडियन कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्री एंड अवॉइड गुड्स मेड बाय फॉरेन कंपनीज। यानी कि और अवॉइड करना है विदेशियों को, यानी कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित समझ पा रहे हो, पर उत्पादित का ये ध्यान रखना, उत्पादित को पर बल नहीं देती है। हाँ, वेरी गुड, उत्पादित पर बल नहीं देती हैं, अवॉइड करती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम विदेशी चीज़ों कंपनियां उनको उत्पादित यहाँ पर नहीं करने देंगे, हमारे देश में नहीं करना भाई बीच में। ठीक है, नहीं देती है। उदाहरण जैसे हमारी कंपनी टाटा है, गोदरेज हैं, अमूल हैं, हीरो हैं, बजाज हैं, पतंजलि हैं, ये सारी कंपनियां भारत के स्वदेशी उत्पादों के उदाहरण हैं। अलग से क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कोई 4 या 5 कंपनियों के नाम लिखो जो भारत की स्वदेशी
आधारित कंपनियां हैं, स्वदेशी बेस्ड कंपनियां हैं। तो टाटा हैं, गोदरेज हैं, अमूल हैं, हीरो हैं, बजाज हैं, पतंजलि है। ये सब आपको कंपनियों के नाम लिखना है जो भारत के अंदर बनाती है, मेड इन इंडिया हमारे प्रोडक्ट होते हैं और हमारे देश में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी की भाव। कुछ बातें लिखनी है, एक दो पॉइंट लिख दो खास, फिर सीधे अपन इनके फायदों पर चलेंगे। लेकिन सीधे फायदे लिखने से बेटर एक दो वर्ड गांधी जी वाली बात भी लिखी जाए, एक ऑथेंटिक आंसर बनेगा। ये सब आपको चतुराई दिखानी है एग्जाम टाइम में। ठीक है, इन मार्क्स अच्छे आते हैं। जैसे मैंने एक लिखा कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब आंदोलन किया था, अपने स्वतंत्र आंदोलन जब किया था, उसमें स्वदेशी की भावनाओं की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी नहीं की थी भाई। लोगों में जोश पर आ गया था, हम हमारे देश का खाएंगे, ये खाएंगे, तो हम हमारे अंग्रेजों की चीज़ें बनी हुई नहीं लेंगे, हमारे देश में तैयार करेंगे। तो लोगों में स्वदेशी की भावना आई। द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी हैड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के दौरान। ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल था इसका स्वदेशी का। और एक गांधी जी की बात भी डाल देना, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर बन जाएगा कि महात्मा गांधी जी का मत था, मतलब महात्मा गांधी ऐसा मानना था कि भारत स्वतंत्र तो हो ही जाएगा, वो तो स्वतंत्र है ही है, स्वशासित ही नहीं, स्वतंत्र ही नहीं, स्वशासित ही नहीं, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत आज़ाद हो जाए, खुद का स्वशासित, लेकिन इसके साथ साथ में हम अपने ऊपर डिपेंड रहे, हम विदेशों से कोई मांग करने के लिए नहीं जाएं। हम जैसे हम विदेशी अपन के कपड़े वगैरह नहीं तैयार होते थे, तभी तो चरखा काट कहते थे कि सूती का वस्त्र पहनो, मतलब खादी पहनो, ये सब हमारा यहीं पर बनाओ बोले। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडियन शुड ऑल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट अलॉन्ग विथ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रूल्ड। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि वर्तमान समय की अगर बात करूं तो वर्तमान समय में आपको पता है बहुत राष्ट्रवादी भावना बढ़ चुकी है। तो वर्तमान समय में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने स्वदेश को और ज़्यादा अर्थपूर्ण बना दिया, मतलब बहुत मीनिंगफुल बना दिया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। एट द प्रेजेंट टाइम द इंक्रीजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हैज़ मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी मोर मीनिंगफुल। ठीक है, ये इतनी सारी बातें लिखनी है, उसके बाद में इसके बेनिफिट्स लिखने हैं। क्या कि सम इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ स्वदेशी, एग्जाम में अलग से भी आ सकता है कि स्वदेशी के क्या लाभ हैं, तो भी अपन को एक दो पॉइंट इसके भी लिखना है, सीधे लाभ मत लिखना। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि स्वदेशी से होने वाले महत्वपूर्ण लाभ, पहला कि स्वदेशी की भावना देशवासियों में देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी इन्फ्यूजेज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म एंड डेडिकेशन अमॉन्ग्स्ट द सिटीजन। यानी देश में आपको पता है जब हम हमारी चीज़ यहीं बनाएंगे, देश में देश प्रेम बढ़ेगा, देश के प्रति देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। ठीक है, ये सब तो है ही। दूसरा मैंने यहीं पर लिख दिया, हालांकि आपको 2 नंबर नीचे वाली लाइन में लिखना है। ठीक है, अपने पास स्पेस की कमी है इसलिए कर रहे हैं। तो स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश के घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही है। जब हम हमारे ही प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। भाई यहीं का प्रोडक्ट महंगा नहीं पड़ेगा, फिर अपने हम सस्ती में चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि हमारा एक कच्चा माल रॉ मटेरियल होगा, हमारी मशीनें होगी, हमारे देश में बेच देंगे उसको। ये सब बातें, वरना विदेशों से आप लेके आए तो देखना विदेशी कंपनियां जो भी हैं वो बहुत महंगे प्रोडक्ट बेचती है, एक्चुअल में उतने महंगे प्रोडक्ट होते नहीं है, बट वो यहाँ जब आते हैं उन पर टैक्स वगैरह लग के फिर यहाँ बेचा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल राइज बाय अडेप्टिंग स्वदेशी गुड्स। ठीक है, ऐसे इसके 7-8 टोटल 10 पॉइंट है, इसके 8 पॉइंट और है, मैं वो आपको समझा देता हूँ, अच्छे से उनको आप उतार लेना। ठीक है, बस समझना, आपको ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो, अच्छे से उसको समझते हुए चलना। ठीक है, ओके। हाँ, तो ऐसे ही नंबर 3 देखो, स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, इससे भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। सीधी सी बात है, अगर स्वदेशी की धारणा हमारे देश के लोगों में आ जाएगी तो हर कोई क्या कहेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय उद्योगों द्वारा बनी हुई चीज़ें ही चाहिए, और इससे क्या होगा, इससे हमारे उद्योग का क्या विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना, और ज़्यादा उनके पास अच्छे अवसर मिलेंगे। ठीक है, इन डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज विल इंक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। immense opportunities of development of Indian industries will emerge due to this। इससे बहुत फ़ायदा होगा, हमारी यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे में रहेगी। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि भारतीय कंपनियाँ विदेशी कंपनियों की तुलना में ज़्यादा श्रमशील होती हैं। ठीक है ना, यानी क्यों होती है श्रमशील, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है,
ठीक है, लेबर सस्ता है तो हमारे हर कोई लोग मेहनत करना चाहते हैं, हर कोई मेहनत करते हैं, कंपनी वाले मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर लगा देते हैं। जहाँ 5 की ज़रूरत है वहाँ पर 7 लेबर भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, श्रम सस्ता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई जितने लोग काम करेंगे, अगर हम यहाँ इंडिया की कंपनी होगी तो 10 लोगों को काम मिलेगा, 20 को मिलेगा, 100 को मिलेगा। अंग्रेजी की विदेशी कोई कंपनी होगी तो उतना अपन नहीं कह सकते कि हमारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है उनके ही लोग हो। ठीक है, अतः स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में जो रोजगार के अवसर है उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, सुनिश्चित होगी, पक्की बात है ये। ठीक है, यानी कि इंडियन कंपनीज आर मोर लेबरियस एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज। ठीक, अच्छी लेबर है हमारी, अच्छी मेहनती है। Therefore, along with the promotion of Swadeshi employment opportunities in India will definitely increases। पक्की बात है कि हमारे यहाँ रोजगारों के अवसर मिलेंगे और कंपनियां अच्छी काम करेगी। अगला पॉइंट है कि अगर घरेलू उत्पादन बढ़ेंगे तो घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी। आयातों का मतलब हम कोई विदेशों से जो भी सामान लेते हैं उन्हें बोलते हैं आयात, समझ पा रहे हो। ठीक है, यानी कि अगर हम आयात इंपोर्ट अगर कम करेंगे, इंपोर्ट विद डिक्लाइन, इंपोर्ट अगर कम करेंगे तो सीधी सी बात है कम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम हमारे यहीं घर में ही चीज़ें बनाने लग गए तो फिर विदेशी चीज़ें क्यों मंगाएंगे। ठीक है, तो विदेशी फॉरेन कोई भी चीज़ अपन मंगाएंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ हमारे यहाँ पर बनने लग गई। तो घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी, मतलब हम कोई चीज़ कम लेंगे। और जो आयातों पर खर्च हो रही है हमारी मूल्यवान विदेशी मुद्रा, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मूल्यवान विदेशी मुद्रा। इसका मतलब होता है हमारी जो फॉरेन करेंसी है। ऐसा मानो कि अगर अमेरिका से अपन डॉलर कमा के लाए तो जब हम इंडिया को जब जरूरत पड़ेगी ना वापस कोई यूएसए से कोई चीज़ मंगाने की, तो उसको डॉलर देने पड़ेंगे। तो हमारे जो विदेशी मुद्रा अगर कम होगी तो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जितने ज़्यादा हम डॉलर, दिनार, रुपया, दिनार, डॉलर, जितने भी यूरो हम कमाते हैं ना विदेशी मुद्रा, उतना ही हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। विदेशी मुद्रा को जितना ज़्यादा सेव किया जाएगा, जितना ज़्यादा हमारे देश में लाया जाएगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन जब हम विदेशों से ही कोई सामान लेंगे, कोई चीज़ें लेंगे, तो वहाँ पर जो मुद्रा चलती है, जैसे हमें यूएसए से अगर कोई चीज़ मंगानी है तो वहाँ पर तो उनको डॉलर देने पड़ेंगे। तो जब वापस डॉलर देने पड़ेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब, लेकिन जब हम स्वदेशी अपना लेंगे तो क्यों मंगाएंगे फिर। ठीक है, यानी कि ड्यू टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इम्पोर्ट विल डिक्लाइन एंड वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी स्पेंट इन इम्पोर्टिंग वेरियस गुड्स विल बी सेव्ड। हम उस अपनी विदेशी मुद्रा को बचा के रख सकते हैं। 5वां है विदेशी कंपनियां लाभ तथा लाभांश के रूप में भारी धनराशि भारत से अपने देश में ले जाती हैं। लेकिन जब स्वदेशी को अपना लेंगे तो इस धन जो निकल रहा है यहाँ पर, इस धन निष्क्रमण पर रोक लगेगी। इसका मतलब ये है कि देखो सीधी सी बात है, जो फॉरेन कंपनियां होती है वो यहाँ पर बिजनेस करती है, बिजनेस करती तो बहुत भारी मात्रा में वो यहाँ से क्या ले जाती है, पैसा ले जाती है। भाई लाभ तो कमाती है, प्रॉफिट तो कमाती है, वो हमारे देश का प्रॉफिट होता है। तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ से पैसा कमा के ले जाती है। लेकिन जब हम खुद ही हमारे यहाँ पर काम करने लग जाएंगे, हमारी कंपनी काम करने लग जाएगी, तो विदेश में हमारा धन क्यों जाएगा। यानी फॉरेन कंपनीज टेक अवे ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। दिस आउटफ्लो ऑफ कैपिटल विल बी चेक्ड इफ स्वदेशी इज अडॉप्टेड। यानी कि अगर स्वदेशी हमारे यहाँ पर आ जाएगा तो ये धन हमारा यहीं पर रह जाएगा। जो निष्क्रमण यानी कि यहाँ से जो धन जा रहा है उस पर रोक लग जाएगी। अगला पॉइंट है स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। होती कि नहीं होती भाई, अपन सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे। हमारे किसी विदेशियों के या फॉरेनरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारे यहीं पर चीज़ें बनाने लग जाएंगे तो ज़रूरत नहीं है। यानी स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है और संकटकालीन स्थितियों में आत्मनिर्भरता देश के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है, और जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि विदेशी कोई संकट आ गया, विदेशी संकट जब भी आता है तो विदेशी कोई हेल्प नहीं करते, लेकिन जब हमारे यहाँ पर चीज़ें बनने लग जाएगी तो हमें उनके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के पास हम इतना काम कर सकते हैं संकटकालीन परिस्थिति में। ठीक है, यानी कि ए कंट्रीज सेल्फ डिपेंडेंस इंक्रीजेस बाय अडॉप्टिंग स्वदेशी इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। सेल्फ डिपेंडेंस एक्ट्स एज ए मेजर प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब सुरक्षा कवच। अगला है घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा। अगर हम हमारे यहीं पर काम करने लग जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू यानी कि टैक्स ज़्यादा मिलेगा, कर ज़्यादा मिलेगा। और गवर्नमेंट को अगर टैक्स या कर ज़्यादा मिलेगा तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर का काम करेगी, हमारे जन कल्याण का काम करेगी, जो कि हमारे देश के लिए फ़ायदे की बात है।
है कि नहीं, ये बात है। अगला पॉइंट, स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। भाई सीधी सी बात है, स्वदेशी जो कंपनियां होगी वो यहाँ के लोगों को जानती है हमारे किन किन चीज़ों की कमी है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि सपोज हमें कोई कागज़ कंपनी है, तो उसे इंडिया में पता है कि यार कितने पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे पर नहीं काटेंगे क्योंकि हमारे देश के लिए नुकसान है, क्योंकि वो यहाँ की कार्य संस्कृति देश की परिस्थितियों से अनुकूल है, वो जानता है। जबकि विदेशी कंपनी अगर होगी तो वो तो बेनिफिट के लिए काम करेगी, कुछ भी चीज़ नहीं ख़त्म कर देगी। तो ये कंपनियां क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है हमारी स्वदेशी कंपनियां, ठीक है, जबकि फॉरेन ऐसी नहीं करेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं कि द वर्क कल्चर ऑफ स्वदेशी कंपनीज इज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द कंट्री, दीज कंपनीज मेक सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वो कम से कम यूज़ करे क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो भावी पीढ़ियाँ आ रही है, जो फ्यूचर आ रहा है, उसके लिए भी बचा के हमें रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जो 10वां पॉइंट है लास्ट, कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर ज़्यादा लाभ कमाते हैं, अत्यधिक लाभ कमाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों भारत का विरोध करके भारत के लिए ही समस्याएं उत्पन्न करते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से ऐसे राष्ट्र पर दबाव उत्पन्न होगा। देखा होगा आपने, चाइना पर मैंने सारी चीज़ों पर रोक लगा दी अब, क्योंकि वो हमारी विदेशी मंच पर हमेशा बुराई करता है, इसलिए हमने चाइना में सारी चीज़ें बंद कर दी। लेकिन जब सारी चीज़ें इंडिया में बन जाएगी तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और हम जब हमारी चीज़ें बनने लग जाए तो विदेशी क्या सोचेंगे कि अरे यार आजकल तो मजबूत हो गया, हम उसको बातों में मतलब उसको अपन दबा सकते हैं फिर। यानी सम नेशन earn huge profit by selling their products in India, and even after this they create problems for India by opposing our country on international platform। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मंच, यानी कि जहाँ पर सारे देश इकट्ठे बैठ के ऐसी इकोनॉमी की या फिर ऐसी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हमारे यहाँ पर यूज़ करने लग जाएंगे तो हमें उस इंटरनेशनल मंच पर जो हमारा विरोध करता है उन देशों को दबा सकते हैं। सच नेशन विल कम अंडर प्रेशर इफ स्वदेशी गुड्स आर यूज्ड, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट थे, मैंने जानबूझ के लिखे नहीं क्योंकि एक ही तो बात है, समझाना था सिंपली, बाकी इसमें कोई चेंजेस था भी नहीं, एज इट इज लिखना था, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया लिख के। हाँ, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो है राइट ए नोट ऑन स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो कौशल विकास होता है उस पर टिप्पणी लिखिए, और साथ ही इस कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर स्किल डेवलपमेंट। यानी कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम कौशल विकास के लिए उठाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में अपन को आंसर इसका लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कौशल का मतलब क्या होता है। जैसे कौशल का मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम करने में अच्छे हो, कौशल हो, मतलब जैसे कि आपकी मैथ्स अच्छी है तो क्या कहा जाएगा कि ये मैथ्स में कौशल है। आपके 6 के 6 सब्जेक्ट कौशल है तो मतलब इसके ये यार पढ़ने में मतलब अच्छा है, कौशल है, मतलब ये चीज़ें हम क्या कहेंगे कि कौशल है, स्किल डेवलपमेंट है उसका। इसका मतलब ये, अगर किसी बंदे का स्किल डेवलपमेंट अच्छा हो, अगर कौशल विकास उसका अच्छा हो रखा है तो सारे काम बहुत अच्छे ढंग से वो कर सकता है। और स्किल डेवलपमेंट अगर अच्छी होगी तो सारे काम अच्छे ढंग से होंगे, और अच्छे ढंग से होंगे तो वो हमारे देश के लिए भी, उस खुद बंदे के लिए भी जो काम कर रहा है, सभी के लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि थोड़ी इसको अब लिखना किस अकॉर्डिंग है, मैंने पॉइंट बना के लिखे ढंग से। ये पूरा क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में अगर आता है तो आपको इतना पूरा 3 मार्क्स के लिए आंसर इसका लिख के आना है, 3 नंबर के लिए आ सकता है ये। किसी कार्य को अधिक अच्छे ढंग से, समझ पा रहे हो, किसी कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करने की जो योग्यता और क्षमता जो होती है उसे कौशल कहा जाता है। बहुत इजी है, यानी कि स्किल रेफर्स टू द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इन एन एफिशिएंट वे। वर्कफोर्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाय स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है कि कौशल विकास के द्वारा श्रम शक्ति को उत्पाद बनाया जा सकता है। पूरी बात सुनना कि पहली बात तो ये कि कौशल का क्या मतलब होता है, स्किल का क्या मतलब होता है। स्किल का मतलब जो बंदा किसी काम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से योग्यता और क्षमता के अनुसार कर सके, वो तो कौशल है, मतलब स्किल है। यानी कि रेफर्स टू क्वालिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इन एफिशिएंट वे। और दूसरा है कौशल विकास। कौशल विकास का मतलब है कि कौशल विकास के द्वारा श्रम शक्ति जो है भाई, जो आप काम कर रहे हो, यानी वर्कफोर्स जो है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। भाई आप जैसे कि मुझे अगर पढ़ाना आ रहा है मैं तभी पढ़ा पाऊँगा, मेरी बात समझ पा रहे हो। ये चीज़ें मैं आपको समझाने में अगर सक्षम हूँ तो मतलब मैं स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कौशल विकास हो रखा है। ये कुछ एग्जाम्पल मान सकते हो आप। मतलब आप
अगर आपका कौशल विकास हो रखा है तो आप वो काम बहुत बेहतर ढंग से करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। यानी कि अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है अगर आपका कौशल विकास अच्छा है तो। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। और कौशल विकास से कोई काम फायदे, तो कौशल विकास की उपलब्धता रहेगी, उपलब्धता मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी, अवेलेबिलिटी रहेगी, श्रम के लाभ, उत्पादन तथा कल्याण मूल्यवान निर्धारक होगा। यानी कि अगर आप में कौशल उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इज अ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ बेनिफिट, प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ऑफ वर्कफोर्स। तो आप किसी भी काम को बहुत मूल्यवान बना सकते हो। मूल्यवान का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से बना सकते हो अगर आप में काम करने की क्षमता अच्छी है तो। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपके उस काम की वैल्यू होगी, वरना कोई वैल्यू नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? मूल्यवान का मतलब वैल्यू होना। और किसी भी काम का, जैसे कोई जन कल्याण का काम करे, पब्लिक वेलफेयर का काम करे, तो वो भी अगर आपको अच्छे से करना था तो वो भी काम मतलब बहुत ईजी है। फिर कौशल विकास से व्यक्ति की जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है, और जो जीवन की गुणवत्ता उसमें भी वृद्धि होती है तथा वह राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान दे पाता है। बिल्कुल सही है। अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी। अगर आप किसी काम करने में सक्षम हो तो खुद सोच लो ना, आप जैसे कोई बिजनेस माइंड आपका बहुत शार्प है, आप किसी बिजनेस में ज़्यादा दिमाग लगा सकते हो, तो आपने क्या करा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा ली, क्वालिफिकेशन बढ़ा लिया, पैसा खूब कमाया, आपका भी बेनिफिट है, देश का भी बेनिफिट है, देश की भी तरक्की हो रही है। ये सारी बातें स्किल डेवलपमेंट की है। यानी थ्रू स्किल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन, productivity, the standard of living a person in enhanced and he can give greater contribution towards economic development of the nation। ठीक है। और वो ज़्यादा पैसा कमाएगा और ज़्यादा क्षेत्र में अपना दिमाग लगाएगा, चाहे वो विदेशी मुद्रा भी लाएगा। ये सब बातें हैं कि बिजनेस के माध्यम से, ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो आप अपन हो सकता है अपन डॉलर इंडिया में ले आएँ, तो ये भी हम हमारे दिमाग से काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, ये सब बातें हैं। फिर देश की प्रगति में जो कौशल विकास है उसका विशेष महत्व को समझते हुए जो हमारी भारत सरकार है उसने एक दिन मनाया, एक दिवस बनाया। इससे क्या है कि एक अगर कोई डे मनाते हैं ना, उससे क्या है उससे थोड़ी खुशी मिलती है, लोगों में उससे जोश आता है। लोगों में मान लो, चाहे स्टूडेंट्स मान लो, चाहे युवाओं में मान लो, हमने क्या दिन मनाया, विश्व युवा कौशल दिवस। कब? 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल मिशन प्रारंभ किया गया। तो विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, एक मिशन अपन ने प्रारंभ कर दिया। तो ये ध्यान रखना, विश्व युवा कौशल दिवस एक 15 जुलाई को मनाया जाता है। और 15 जुलाई 2015 को ही, यहाँ से दो बातें, एक तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, दूसरा इसी 15 जुलाई 2015 को ही अपन ने क्या किया था, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था। Realizing the importance of skill in the development of the country, Government of India launched National Skill Development Mission in 15th of July 2015। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन घुमा फिरा जा सकता है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कौन कौन से स्टेप्स है जो गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम, स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। कौन कौन सा है? एक तो क्या है कि कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को अगर आप करोगे तो उसके लिए एक ऑफिस या क्वार्टर या डिपार्टमेंट बनाना ज़रूरी है। इन्होंने भी क्या कहा था, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बिन फॉर्म टू प्रिपेयर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यूथ। एक अपन एक मिनिस्ट्री बनाई भाई, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी बातें होगी हम उन शिक्षा मंत्री से ही बात करेंगे। वैसे ही इनकी भी एक मंत्रालय बन जाएगा, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, वैसे ही ये युवा कौशल का एक मंत्रालय बन जाएगा, तो काम अच्छे ढंग से होगा। तो हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मंत्रालय बनाया, एक मिनिस्ट्री बनाई। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ने काम किया। दूसरा, गवर्नमेंट खूब प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रही है। कुछ पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में ऐसी बातें जोड़ दी, जैसे ये बातें सिलेबस में जोड़िए ना। और भी आपने खूब सारे देखे होंगे जब आपको जिससे बिजनेस करने की बातें सीखने को मिलती इकोनॉमिक्स में, और वो हालांकि कुछ कोर्स डिलीट हो गया, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपन को सीखने को मिलती है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही सरकार, कुछ पाठ्यक्रम इन सिलेबस जोड़ दिया, इन सब से युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच यूथ्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विथ स्किल थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड क्यूरिकुलम्स। ठीक है, क्यूरिकुलम्स। अगला देखते हैं अपन,
कौशल विकास को वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम उपायों में से भी एक उपाय कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है कि जो भी गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के काम कर रही है, जो जन कल्याणकारी जो भी काम कर रही है, उसमें सबसे ज़्यादा इसको भी माना जा सकता है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ये चाहती है कि युवाओं में अगर स्किल डेवलपमेंट होगी तो वो बिजनेस कर पाएगा, और सरकार हमेशा बिजनेस को ही प्रायोरिटी देती है। बिकॉज हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिजनेस होगा, व्यवसाय होगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। नौकरी से ज़्यादा बेटर क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, उससे इकोनॉमी मजबूत होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कौशल विकास को वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों में से एक उपाय कहा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेवरल स्टेप्स फॉर पब्लिक वेलफेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है, कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ हैं, अलग अलग अवसर प्राप्त होंगे। इससे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्नता तथा सम्मान से युक्त जीवन जीने में सक्षम होगा। ये एक अच्छी बात है। लास्ट में अपन एक इस सक्षम कौशल विकास की एक अच्छी बात कही अपन ने कि कौशल विकास अगर होगा, स्किल डेवलपमेंट अगर होगा तो क्या फ़ायदा होगा कि थ्रू स्किल डेवलपमेंट वर्कफोर्स ऑफ इंडिया विल गेट न्यूमरस बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटीज़। Consequently, every Indian citizen will become prosperous and capable of living a respectable life। सीधी सी बात, अगर स्किल डेवलपमेंट हो तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएगा, रिस्पेक्टेबल लाइफ जिएगा, अपनी सारी खुशियाँ वो प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। एक छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी रह गया था, वो लिख दिया मैंने। व्हाट इज़ ह्यूमन वेल्थ, यानी कि मानव पूंजी क्या है? तो जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाए तो उसे मानव पूंजी कहा जाता है। ध्यान रखना कि अगर कोई, श्रम का मतलब काम, अगर कोई अपन ऐसा काम कर रहे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा किसी बंदे की योग्यता और कौशल प्रदान अगर कर दिया जाए तो वही तो मानव पूंजी है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? मतलब ऐसा मान लो कि वही मानव का धन है, मानव का पैसा है। अगर when labor is provided capability and skill through education, health and training, it becomes human wealth। यानी अगर अपन किसी को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि उसका जो स्किल डेवलपमेंट का स्किल है वो डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट का मतलब उसका कौशल का विकास हो, उसकी योग्यता बढ़े, उसकी क्वालिफिकेशन बढ़े, तो वही तो उसकी पूंजी है। क्योंकि अगर वो उसको मिल जाएगी तो आगे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ईजी सा चैप्टर था, बहुत ही शानदार इकोनॉमिक्स आपने कंप्लीट कर ली। अच्छे से तैयारी करनी है, जब टेस्ट लूँगा तो और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि टेस्ट जब लेंगे तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन का पता चल जाएगा, क्वेश्चन कैसे एग्जाम आता है। ठीक है, अच्छी मेहनत करो, टारगेट 90+ का माइंड में रखना है और उसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, ओके।